14 नुकात क्या हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के। यूरेनियम और यूरेनियम के साथ साथ जो है वो फ्रोजन एसेट्स जो इस वक्त ईरान के रखे हुए हैं अमेरिका में, उनको जो है वो डिफ्रॉस्ट करने की बात की गई है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक जो है वो दोबारा से सजने वाली है। पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो दो बहुत बड़े इश्यूज हैं। नंबर 1 एनर्जी, चीप एनर्जी, एंड नंबर 2 वाटर। पाकिस्तान इज द स्टेट इन दिस वर्ल्ड। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो है हम काम कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास देखें दफाई सलाहियत भी मौजूद है। मैं अगर अरब कंट्रीज की बात करूं, वहाँ पे इकोनॉमिक टेंशंस भी कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग सुनो डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन मन्नान। तमाम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानियों को जी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान की सिफारती काविशें बिलाखिर रंग ले आई हैं। 19 जून यानी कि जुमे के मुबारक रोज अमेरिका और ईरान स्विट्जरलैंड में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने जा रहे हैं। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कौन सी बातें अमेरिका मान रहा है, कौन सी बातें ईरान की मानी गई हैं, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मिस सिद्रा सदोजोई, जो कि एक इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है। सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेट्स टॉक अबाउट द 14 पॉइंट्स। 14 नुकात क्या हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के, इसमें की बातें क्या हैं जो कि आपके ख्याल में जो भी मंजर आम पर नहीं आई। अच्छा, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स आई थी कि जिसके अंदर उन्होंने जो पिछला मुआहदा बराक ओबामा के साथ हुआ था ईरान का, उसको भी अपने तौर पे नल एंड वॉइड करने की कोशिश की थी, या फिर उसको एक ऐसी शेप देने की कोशिश की थी कि शायद इट वाज बराक ओबामा वर्सेस ईरान, इट वाज नॉट स्टेट वर्सेस स्टेट, कि जहां पे न्यूक्लियर की बात हुई थी और न्यूक्लियर की एक जो शरह है जिसके अंदर रहते हुए ईरान जो है वो उसको इनरिच कर सकता था। सो सिमिलरली बराक ओबामा को भी उन्होंने घसीटना शुरू कर दिया था अपनी पिछली ट्वीट में, आज से 1 से 2 दिन पहले। और अगेन अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो न्यूक्लियर के ऊपर, उसके अलावा जो है वो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के ऊपर जो है इन तमाम नुकात को लेके आ रहे हैं। सिमिलरली उसके अंदर उन्होंने जो एसेट्स फ्रोजन पड़े हुए हैं अमेरिका में, उसको भी रिलीज नहीं करना चाह रहे। हाँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट उसके अंदर जो पॉइंट है, जो पासदारान इनकलाब का भी एक वैलिड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनकी रीजन थी, या एक वैलिड जो है वो उनकी तरफ से जस्टिफिकेशन दी गई थी कि मजीद हमलों को बंद किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इस टाइम कौन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी लेने के लिए तैयार होगा। आपको पता है आज उनकी कल उनकी सालगिरह भी थी और वो तो चाहते थे कि अपनी 80 सालगिरह, 80 साल के वो पूरे हो गए हैं और उसके ऊपर जो है वो उस मौके पे उनको ईरान की तरफ से एक तोहफा मिले, जिसके लिए ईरान ने तो कल मना कर दिया था। लेकिन आज जो है जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खड़े होके प्रॉपर उसकी डिटेल्स बताई हैं। और सिमिलरली नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक जो है वो दोबारा से सजने वाली है। ओके, सो एनी रफ आइडिया अबाउट द पॉइंट्स आपके, जो मुझे सुनने में आ रहा था, जो मैंने जिस तरह की खबरें पढ़ी हैं कि ये एक डी एस्केलेशन का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कुछ खास पॉइंट्स अचीवेबल नजर नहीं आ रहे। आप इस बारे में क्या कहेंगी? ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये जो है आप उसको कह लें कि ये प्री एक मुआहदा है जंगबंदी के लिए, कि जहां पे वो तमाम 14 नुकात 14 पॉइंट्स के जहां पे अभी एक कंसेंसस का डेवलप होना है कि उसका जो सेकेंड राउंड है, मैं मुज़ाकरात की बात कर, उसको आप मुज़ाकरात का सेकेंड राउंड कह लें, या आप उसको जो है वो डी एस्केलेशन का सेकेंड राउंड कह लें, या आप उसको मुआहदे का सेकेंड राउंड कह लें। वो अभी इस्लामाबाद के अंदर अगले हफ्ते में एक्सपेक्टेड है कि जहां पे एक बड़ी बैठक सजेगी। और अगेन द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज यूरेनियम और यूरेनियम के साथ साथ जो है वो फ्रोजन एसेट्स जो इस वक्त ईरान के रखे हुए हैं अमेरिका में, उनको जो है वो डिफ्रॉस्ट करने की बात की गई है। फिर ईरान ने जो है अपने तमाम नुकसानात को पूरा करने की बात की है कि जिस तरीके से इस जंग के दौरान उनको एक अच्छा खासा मॉनेटरी नुकसान मिला है, कि जहां पे प्रेम्प्टिव अटैक का जो है वो स्टिल इट्स अ ग्रे एरिया व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल लॉ एंड स्पेसिफिकली द लॉ ऑफ वॉरफेयर। आप जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रियम्पशन आप किसी मुल्क के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। और उस सिचुएशन में भी ईरान ने अपने तमाम जो उनको इस वक्त माली नुकसान हुआ है उसको पूरा करने की बात की है। तो सो दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द मेन डिस्कशन, जो आज से 1 हफ्ते के बाद इस्लामाबाद में शुरू होने वाली है। बिल्कुल ठीक है। आपने फ्रोजन एसेट्स की बात की,
मेहर न्यूज़ एजेंसी जो कि एक इरानियन न्यूज़ एजेंसी है, उसने रिपोर्ट किया है कि ईरान के टोटल $100 बिलियन फ्रोजन एसेट्स में से $24 बिलियन जो हैं वो इस 60 डे पीरियड में, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद फॉलो करेगा, उसमें रिलीज़ किए जाएंगे। और उस 24 में से भी 12 जो हैं वो मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले रिलीज़ किए जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि अमेरिका को क्या मिल रहा है ईरान को ये पैसे देके? मतलब अमेरिका ने $80 बिलियन गंवाए, अमेरिका ने अपनी सुपर पावर स्टेटस भी शायद गंवा लिया और अपने फाइटर जेट जो है वो गंवाए। स्ट्रेट आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के अलावा क्या हासिल हुआ अमेरिका को? जो इस जंग का या हमले का सबसे बड़ा मकसद था ना, वो अमेरिका अचीव नहीं कर सका। और इसका मकसद ना तो यूरेनियम था, क्योंकि 2025 में भी जब अमेरिका आ घुसा था ईरान के अंदर और जून 2025 में जब वो वापस निकला था तो उसने कहा था कि हम सारे जो हैं देयर इज नो मोर यूरेनियम, और हम जो है वो अपने अहदाफ पूरे करके निकले। लेकिन 2028 फरवरी 2026 को जब अमेरिका दोबारा दाखिल होता है तो फिर यूरेनियम का बहाना बना के आता है। लेकिन हमने देखा कि उससे पहले जब अमेरिका एक कोशिश करता है वहां पे रजीम चेंज की, कि किस तरीके से वहां पे रजीम को चेंज किया जाए। वी सॉ द कंडीशन ऑफ द राइट्स वहां पे थे। हमने बहुत जो है वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन देखी कि जहां पे मुजाहिरीन जो है वो विकेट के दोनों साइड्स पे खेल रहे थे। अमेरिका का जो अचीवेबल टारगेट था दैट वाज रजीम चेंज, और वो अभी तक अचीव नहीं हो सका। सो यहाँ पे एज वी ऑल नो कि पर्शिया या द करंट ईरान वो एक ऐसी जो स्टेट है एट द मोमेंट कि जहां पे अभी भी शरीयत का निफाज है, और जहां पे अभी भी आपको वो एक कंप्लीट पिक्चर जो हम कहते हैं कि इस्लामिक पैराडाइम है उसके अकॉर्डिंग मिलती है। लेकिन उसको डिस्टॉर्ट करने का जो एक वो कहते हैं ना दीवाने का ख्वाब था, वो करने के लिए अमेरिका ने बार बार ईरान के ऊपर हमला किया था, लेकिन अभी तक उसका वो टारगेट अचीव नहीं हो सका। हाँ, ठीक हो गया। लोगों की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द मैसेज, तो ईरान में एक जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है या जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है वहां पे, मे बी दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज माई रीडिंग। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की अव्वल तो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी को ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। वो दिन को एक बात करते हैं, वो रात को एक बात करते हैं। सिमिलरली यहाँ वो सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात करते हैं, एक ट्वीट से और दूसरी ट्वीट से वो कहते हैं कि हम जो है वो जंगबंदी करें। सो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद साइको हैं, वो पागल हैं। ना वो साइको हैं ना वो पागल हैं, क्योंकि साइकोज और पागल कभी भी बिलियनियर नहीं होते। साइकोज और पागल कभी भी जो है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स बन के नहीं आते। वो एक महाशातिर इंसान है जिनकी एक एक ट्वीट और एक एक मूव्स के जरिए उन्होंने ना सिर्फ खुद मॉनेटरी बेनिफिट्स लिए हैं बल्कि अपनों को बहुत मॉनेटरी बेनिफिट्स पहुंचाए हैं, क्योंकि जहां पे वो एक ट्वीट करते थे वहां स्टॉक मार्केट अप डाउन होना शुरू हो जाती थी। सो इस टाइम पे जो एसेट्स को रिलीज करना और वो भी मरहलावार रिलीज करना है, दैट इज मोर टू गेन यू नो सिंपैथी। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि या लॉयल्टी तो वो ईरान की नेशन के अभी नहीं ले सकते, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो उस नेशन को दोबारा से मजबूत करके उसको इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रेंथन अप करके अगेन एक कोशिश जरूर कर सकते हैं रिजीम चेंज की। स्ट्रेंथन अप करके रिजीम चेंज करना, ये कौन सी चाल है शतरंज की? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसे? देखिए यहाँ पे जो जब पहले अमेरिका आ घुसा था तो सबसे ज्यादा जिस चीज को निशाना बनाया गया था वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी, वो गुर्बत थी, और उसके अलावा जो है वो खवातीन का ड्रेस कोड था, पर्दा था। हमने देखा था कि बहुत सारे वो शरपसंद अनासर जो आई एम श्योर दे डिड नॉट बिलोंग टू ईरान, के जहाँ पे वो औरतें जो है वो खुल्लम खुला सिगरेट पी रही हैं, वहां पे मुजाहिरे जो हैं वो इकोनॉमिक कंडीशंस के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो उस सिचुएशन को कट करने के बाद एक और कोशिश की जाएगी ईरान के अंदर। हालांकि ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह थी कि जो आने वाली रजीम है वो इससे भी ज्यादा लोगों की सिंपैथी, लोगों की लॉयल्टी लेकर सामने आएगी। आयतुल्लाह अली खामेनी साहब को शहीद करना अमेरिका और इजराइल की एक सबसे बड़ी गलती थी, कि जहां पे लोगों ने और ज्यादा रिटेलिएट किया और वो और जम के खड़े हुए विद देयर ओन लीडरशिप। ठीक हो गया। अच्छा, बात करते हैं इसराइल की। इसराइल में इस टाइम जो उनका फार राइट है और फार राइट हार्ड लाइनर्स हैं,
या इवन उनके जो सेंटर लेफ्ट के पॉलिटिशियंस हैं, दोनों साइड्स जो हैं वो बड़ी अगेंस्ट हैं इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के। कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू साहब जो हैं वो जिस तरह से पंजाबी में कहते हैं थोड़ा थल्ले लग रहे हैं, और ये भी है इसमें सुनने में आया है कि ट्रंप ने थ्रेटन किया है मिसेस नेतन्याहू को कि जी आप कंप्लाई करवाएं नेतन्याहू साहब को, नहीं तो उनके बेटे को जो है अमेरिका से निकाल दिया जाएगा, जो आपके असासे हैं अमेरिका में उनको जब्त कर लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी पावर स्ट्रगल चल रही है इसराइल के अंदर। आपके ख्याल में ये जो है ये अक्टूबर के जो 27 के जो इलेक्शंस हैं ये उससे रिलेटेड है? डू यू थिंक दिस इज मोदी 2.0 वॉर एजेंडा? अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो इस जंग के शुरू होने के बाद जो एक वहां पे सर्वे करवाया गया था, तो 33% जो है ऑलमोस्ट वो मकबूलियत कम हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप की, और लोग जो है वो दे वर अगेंस्ट दिस वॉर, ठीक है, कि जहाँ पे वो मकबूलियत 33% पे आ गई थी। और उसके बाद एज मच एज द डेज दे वर पासिंग, ठीक है, तो वो मकबूलियत मजीद कम से कम होती गई है। सेकेंडली आपने देखा कि अभी पिछले हफ्ते या तकरीबन 10 दिन पहले अगेन जब एक रेजोल्यूशन उनके अगेंस्ट मूव हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के, उनके जंगी इख्तियारात को कम करने के लिए, तो उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उठ के उनके अगेंस्ट वोट करना शुरू कर दिया था। True. और एक रेजोल्यूशन पास, वही रेजोल्यूशन पास हो चुकी है कि जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की ही लोगों की पार्टी के वोट्स की वजह से उनके जंगी इख्तियारात को कम कर दिया गया है इस वक्त यूएसए के अंदर। सिमिलरली इस जंग के शुरू में हमने देखा था कि जहां पे डोनाल्ड ट्रंप आके फंस गए थे, तो उन्होंने एक ब्लेम गेम शुरू कर दी थी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ नाम लिए थे, और उनमें से एक नाम नेतन्याहू का भी था कि मैंने तो इसके कहने पे जो है वो जंग शुरू की थी, ठीक है, जहां पे उनको एक सेफ एग्जिट या सेफ पैसेज नहीं मिल रहा था। ओके, आज से 3 से 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की ही जो है वो ट्वीट आई थी जहां पे जंगबंदी की बातें चल रही थी, और इजराइल ने अगेन हमला किया था कि मैं इससे बिल्कुल नाखुश हूँ, और मैं जो है वो मैंने बहुत बरहमी का और सख्ती का, नाराजगी का जो है वो इजहार किया है। सिमिलरली हम ये देखें कि अगेन 2 से 3 दिन पहले एक और स्टेटमेंट आती है, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, बट वी आर गोइंग इनटू दिस मेमोरेंडम एंड वी आर गोइंग टू साइन इट। ट्रू, तो जिस तरीके से नेतन्याहू ने इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग के अंदर धकेला है, और 105 दिन की एक जंग कि जहां पे सिचुएशन रूम में जब नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेके गए थे, तो वहां पे तो एज पर प्लान उन्होंने वीकेंड पे जो है वो ईरान को फतह कर लेना था, लेकिन वो वीकेंड नहीं आया, और वो सिचुएशन रूम में उनकी वो जो पैनिक होने की सिचुएशन थी, और 3 से 4 दिन की मैक्सिमम जो जंग थी, या मैक्सिमम उसको 1 हफ्ता कह ले, उसको 105 दिन गुजर गए, और वो भी इस तरह गुजर गए कि कोई भी एक अचीवेबल टारगेट अचीव नहीं हुआ। ना मिलिट्री जो है आप उसको खत्म कर सके, ना आप नाए हुर्मस को लवा सके, ना आप जो है वो रिजीम को चेंज कर सके, बल्कि देखने में क्या आया कि ईरान ने बहुत जबरदस्त तरीके से रिटालिएट किया। मैं इसमें 2 और मुल्कों का नाम लेना चाहूंगी कि जहां पे रशिया और चाइना की एक भरपूर सपोर्ट रही है, मे इट बी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, मे इट बी योर टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, तो रशिया और चाइना का एक बड़ा रोल खुल के सामने है। सिमिलरली जब चाइना जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे हैं कि जिनकी ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि प्रोबेबली इस जंग को खत्म करके विन विन पोजीशन में जाना चाहेंगे, बट अगेन वो एक हमारी जो पेशेंट गोई थी वो गलत साबित हुई, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज अ पर्सन कि जिसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सो अब यहाँ पे जिस तरीके से वो कहते हैं ना, आपने पंजाबी की बात की, फूट पै गई है 2 शैतानों के दरमियान में, इस वक्त जो है वो एक फूट पड़ चुकी है कि वो जंग जिसके अंदर 4 और 5 दिन का टाइम लिमिट देके धकेला गया था डोनाल्ड ट्रंप को अब मिड टर्म इलेक्शंस के लिए, तो वो वैसे भी अब एक मैं ये नहीं कहूंगी कि नापसंदीदा, लेकिन बहुत ज्यादा पसंदीदा और मकबूल शख्सियत नहीं रहे। तो ये मिड टर्म इलेक्शन में उनके हाथों से निकलता हुआ देख रही हूँ। ना सिर्फ ये, बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो मेजर वोट बैंक है, दैट इज बीइंग रिलायंट ऑन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और ज्यूज के ऊपर, जो वहां पे एंजेलिक क्रिश्चियंस एंड ऑर्थोडॉक्स ज्यूज। ठीक है, सो इस जो सारी जंग है और जिस तरीके से एक जियो लॉबी है उसको स्ट्रेंथन अप करने के लिए और अपने वोट बैंक को
कायम और दायम रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के अंदर तो कूद गए थे। ठीक है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उनके अपने वोट बैंक में जो है वो उन्होंने देखा कि वो टूटना शुरू हुआ है सही। और अपने वोट बैंक की, लोगों की, मैसेस की सबकी सपोर्ट तो उन्होंने लूज़ की ही। लेकिन साथ-साथ जिस तरीके से उन्होंने नेटो के मिलते तरले किए, जिस तरीके से यूके के किए, तो कोई सही। भी मुल्क उनके साथ आके खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इस क्विकली जो ये एमओयू है, इसको साइन करने से आपके ख्याल में जो है वो वोट बैंक पे क्या असर होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव? वेरी क्विकली। एमओयू साइन करने के बाद का जो एक मेजर क्वेश्चन है दैट क्लिक्स एवरीबॉडीज माइंड इज कि क्या इस एमओयू के ऊपर स्टैंड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, ओके। और अगर करेंगे तो कितने दिन करेंगे? ठीक क्या है। वो वाकई इसको जो है एज एज इफ वी कॉम्प्रिहेंड हिज पर्सनालिटी, ठीक क्या है। वो वाकई इसको आगे लेके चलेंगे, और अगर नहीं लेके चलेंगे तो कितने दिन तक जो है वो, कितने दिन के बाद वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी में वापस आते हैं, और इस टाइम पे उनकी गारंटी कौन लेने के लिए तैयार है? सो ठीक है। अगेन जो आपका सवाल है कि इस मेमोरेंडम को साइन करने के बाद व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम, या व्हाट इज गोइंग टू बी ऑफ द इलेक्शंस। सिनेरियो। हम्म। सो फार जो है मुझे ये लगता है कि कुछ अरसे के लिए एक सिचुएशन काफी ज्यादा अमन की तरफ रहेगी, लेकिन जो इनका एक वेस्टेड एजेंडा था रिजीम चेंज का, ठीक उसके लिए है। एक दफा कोशिश जरूर की जाएगी। वी ऑल नो द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर, और जहां से जब आपने अपने इंट्रो के अंदर जिक्र किया है कि वो अपनी सुपर पावर की हैसियत खो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बाय 2029, बाय 2030 चाइना इज गोइंग टू बी योर न्यू सुपर पावर। और बिल्कुल आप ठीक अगर है। हिस्ट्री को भी उठा के देखें तो कोई भी सुपर पावर 100 साल से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकी, और ठीक है। ये जो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इस टाइम जो है वो अपने ताबूत में एक आखिरी की खुद ठोंकी है। ठीक हो गया। अच्छा, बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली एक बड़ा अहम किरदार निभाया है इस डील को जो है एंड तक लेके जाने में। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए टू लेवरेज द मोस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन? जो है पाकिस्तान को अपने कार्ड्स कैसे प्ले करने चाहिए कि ये जो सॉफ्ट पावर पाकिस्तान को गेन हुई है सेंट्रल रोल प्ले करके, व्हाट कैन पाकिस्तान डू? बेस्ट स्मार्टेस्ट मूव? आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज में एक लीडिंग कंट्री के तौर पे उभर के सामने आया है। बेशक। और सबसे पहले इस कार्ड को पाकिस्तान इस तरह प्ले करे कि तमाम कंट्रीज को एक पेज पे लाके गजा और कश्मीर की मसले को दोबारा से जो है वो उठाए, और वहां पे जिस तरीके से ईरान की जंग को खत्म करवाया है, तो ठीक ये है। दो ऐसे मजीद इश्यूज हैं कि जो इमीडिएट अटेंशन मांगते हैं। एवरीथिंग इज नॉट मॉनेटरी, हमें जो है वो हर चीज हमें वीजाज की फॉर्म में या इन्वेस्टमेंट की फॉर्म्स में, ऑल्दो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो इस डिप्लोमेटिक स्टैचर है वो आसमान को छू रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक्स टू आवर माशाल्लाह। मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप। अल्हम्दुलिल्लाह हम जंगों में भी अल्हम्दुलिल्लाह। फाते रहे, हमने अमन की भी बात की, हम जो है वो अमन के सफीर बन के सामने आए हैं। ठीक है। हमने हर तरीके से इस पूरे जंग को तीसरी आलमी इस पूरे खत्ते को, इस पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया है। सो नाउ इट्स टाइम कि आप जो है वो फलस्तीन की, गजा की और कश्मीर की बात करें। और जिस तरीके से ईरान के अंदर जो है वो हमने एक अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया है, कि जिस तरीके से हम उम्मत के रहबर के तौर पे सामने आए हैं इस बेशक। करंट कंटेम्प्रेरी टाइम में, उसी तरीके से हम इन दो कंट्रीज की भी आजादी की बात करें, और ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। फ़लस्तीन, गाज़ा और कश्मीर ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, लेकिन लेट्स लुक इनसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो दो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। नंबर 1 एनर्जी, चीप एनर्जी, एंड नंबर 2 वाटर। आपका क्या ख्याल है? आईपीआई जो इंडिया पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन थी, जो कि अमेरिका की पाबंदियों की वजह से वो प्रोजेक्ट रुक गया था ईरान तक, तो उसका सारा तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। आपके ख्याल में पाकिस्तान जो है अपनी सॉफ्ट पावर को यूज करते हुए क्या उस प्रोजेक्ट को रिवाइव कर सकता है? बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक और बहुत ज्यादा बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का इशू बहुत ज्यादा है। ठीक है। पाकिस्तान वो कार्ड प्ले कर सकता है। आप जो है अगर अपने सूबों को उठा के देखें, दो आपके सूबे इस टाइम पे बुरी तरह दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, एंड वी ऑल नो कि हु इज फंडिंग देम एंड हु इज डूइंग ऑल द डर्टी गेम बिहाइंड द सीन। पाकिस्तान उससे छुटकारा हासिल कर सकता है, बिकॉज आपके पास यूएन की रिपोर्ट इस वक्त मौजूद है कि पाकिस्तान इज द स्टेट इन दिस वर्ल्ड कि जिसने इस वक्त टेररिज्म का जो सबसे ज्यादा शिकार हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने टेररिज्म की
ये जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। तो बेशक। सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है वो इस कार्ड को प्ले करे। हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम अपने पड़ोसियों को सीधा जरूर कर सकते हैं। 2025 की मई में हमने बजाते खुद उनको सीधा किया था, लेकिन एक सॉफ्ट कार्ड प्ले करके हम इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरीके से Exactly. अभी गॉड फॉरबिड कि अगर दोबारा से हमारे पास फोर्स मेजोर आफा समाविया सैलाब की सूरत में आती हैं या खुदा न खास्ता फेमाइन की सूरत में आती हैं, तो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो है हम काम कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपनी दफाई के जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। आप मजीद इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स लेके पाकिस्तान में आ सकते हैं। आप उनके साथ जो है वो इस तरीके के स्ट्रेटेजी, जिस तरीके से पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट टर्किया के साथ है, जिस तरीके से पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ है, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की पार्टनरशिप को भी डेवलप कर सकते हैं, बट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ वेरी हेल्दी बैलेंस, बिकॉज हम अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड और क्लोजेस्ट एलाइ चाइना को भी नाराज नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की जो फॉरेन और डिप्लोमेसी पॉलिसीज है वो उसको तो दुनिया मानती है इस टाइम पे। सो बहुत सारी चीजें हैं जिन प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया। अलॉन्ग विद दैट हमें इस वक्त सबसे पहले दहशतगर्दी का जो नासूर है उससे निपटने की भी जरूरत है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि मोदी साहब का तो कहना है कि 2029 तक वो पाकिस्तान में पानी का कतरा भी नहीं छोड़ेंगे, और पानी, वाटर इज़ लाइफ। तो डेफिनेटली हमें अमेरिका पे या बाकी इंटरनेशनल बरादरी पे हमें प्रेशर डालना चाहिए कि हमारे इस इशू को भी रिजॉल्व करें। अच्छा जी, अगेन सर्कलिंग बैक टू इसराइल, जैसे कि मैंने कहा कि जो इसराइल का जो अंदर का सेंटिमेंट है कि वो ये है कि जी हम इस ट्रीटी से, हम इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से जो हैं वो बिल्कुल बाउंड नहीं है। और जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अप्रैल 8 में जो है ऐसे ही हुआ था जी, कि अमेरिका ने तब कहा था कि जी लुबनान जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, जबकि ईरान और पाकिस्तान ने कहा था कि लुबनान जो है वो सीज फायर में इंक्लूडेड है। सिमिलरली जो है अभी भी इसी तरह की सिचुएशन है। ट्रंप का जो है ट्रूथ सोशल पे जो पोस्ट आई है उसमें लुबनान का कोई जिक्र नहीं है, और इसराइल फिर जो है वो अपने हाथ खड़े कर रहा है कि जी कुछ भी नहीं है। आपके ख्याल में इसराइल की इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है ये डील किसी एंड पे जाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी? इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हमें वो कहते हैं ना कि डायरेक्टली तो नजर नहीं आएगी, हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली इसराइल की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है कि जिस तरीके से हमने देखा कि वो एक पूरा थिएटर लगा हुआ था। अभी ये नहीं आ रहे, अभी वो नहीं आ रहे, अभी वो नहीं आ रहे, अभी इन पॉइंट्स पे बात नहीं हो रही, वहां पे इतना लंबा सफर करके जाने की जरूरत नहीं है, आप हमें पॉइंट्स अपने भिजवा दीजिए। अनडाउटेडली कि इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आई, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल्स ने भी अपना काम भरपूर तरीके से किया है। पाकिस्तान एंड इजराइल आर टू स्टेट्स के जो कभी भी एक टेबल पे नहीं बैठेंगे। हाँ, एक पॉइंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आया इसके बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर भी उसी तरीके से जोर देंगे, या जिस तरीके से उनकी एक ट्वीट आई थी कि तमाम कंट्रीज, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया था। अब फिर हमने देखा था कि इसहाकडार साहब की जो है वो बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट थी कि हमारा एक असूली मौकफ है इसराइल के ऊपर, हम तो कभी भी उसको जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे, ना हम कभी इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे अगर सिचुएशन कुछ लो और कुछ दो पे आती है, तो व्हाट मुस्लिम कंट्रीज दे हैव टू गिव, व्हाट मुस्लिम कंट्रीज दे हैव टू ऑफर, उसके एक्सचेंज में कि जो एक पीस ट्रीटी यहाँ पे की जा रही है। हाँ, इसराइल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इसराइल की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपको हर मोड़ पे, हर जगह पे नजर आई है। और ये जिस किस्म की हठधर्मी पे इसराइल उतरा हुआ है, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की शय के बगैर इसराइल इज नथिंग। अच्छा, ओके, डोनाल्ड ट्रंप की शय की, या ये जो एक नेक्सस है, जो इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप का नेक्सस है, ये एक दूसरे के बगैर जो है वो कुछ नहीं है, वो हैंड इन हैंड काम कर रहे हैं। अगर आप जो है वो जंग के अंदर खवातीन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनसे ब्लैकमेल करवाने की नौबत अगर आ गई है, तो हमें ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी घुटने वहां भी टेकने पे मजबूर हो गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू पीसफुल रेजोल्यूशन, बट आई हैव माय कंसर्न्स रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑफ इजराइल अगेन एंड अगेन। ठीक हो गया। चलें जी, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है बेस्ट केस सिनेरियो सक्सेसफुल हो गया है। 60 डेज निगोशिएशन जो है, मुज़ाकरात जो हैं वो भी अच्छे रह गए हैं, इंशाल्लाह फाइनल एग्रीमेंट जो है वो भी साइन हो गया। आपके ख्याल में जियोपॉलिटिकली प्री फेब 28 और पोस्ट एग्रीमेंट क्या इरिवर्सिबल चेंजेस जो हैं आपको जो है खित्ते में नजर आएंगी?
मतलब मिडल ईस्ट, ईरान के रिलेशंस एंड ओवरऑल? अरबों के लिए ना एक बात कही जाती है कि वो हमेशा बात दिल में रखते हैं और अरब अपना बदला लेते हैं। सो सिमिलरली जिस तरीके से इस वक़्त जो है अरब कंट्रीज़ को निशाना बनाया गया है और जिस तरीके से क्योंकि उनका रिलायंस तो अमेरिका के ऊपर था। वो तो अमेरिका को जो है वो लाखों डॉलर्स दे रहे थे, करोड़ों डॉलर्स दे रहे थे अपनी हिफाज़त के लिए, तो अमेरिका तो उनको इस जंग में पीछे छोड़ के भाग गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान का एक बड़ा पॉज़िटिव रोल सामने आया है कि जहाँ पे सऊदी अरब पे हमले होने के बावजूद सऊदी अरब की तरफ से वो रिटेलिएशन नहीं देखी गई, लेकिन यूएई ने जो है वो बहुत डर्टी प्ले किया इस तमाम सूरत-ए-हाल में कि जहाँ पे यूएई की ना सिर्फ ये कि वो उनकी बेसिस से हमले हो रहे थे, बल्कि सिमिलरली कुछ हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन वो भी आ रही थी कि यूएई डायरेक्टली खुद भी हमले करने में इन्वॉल्व्ड है। ठीक है। मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो इत्तेहाद पहले इस्लामी ममालिक में नहीं था, प्री 28 फरवरी 2026 जो एक डिवीजन की कंडीशन हमें नज़र आई थी या एक डेड रोल नज़र आया था ओआईसी का, अब उसके ऊपर हमारे तमाम इस्लामी ममालिक को सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। तमाम इस्लामी ममालिक को जो है एक मुस्लिम नेटो बनाने की ज़रूरत है क्योंकि आप ठीक है। ये देखिए कि जहाँ पे डिवाइड एंड रूल वाली सिचुएशन हुई है, चाहे वो गज़ा का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, लबनान का मामला हो, ईरान का मामला हो, सो इट्स ऑलवेज़ अ मुस्लिम कंट्री। चाहे बिल्कुल, मैं बर्मा के मुसलमानों की बात करूँ बिल्कुल, या मैं बॉस्नियन मुस्लिम्स की बात करूँ, सो बेशक, व्हाई इज़ इट ऑलवेज़ अ मुस्लिम कंट्री कि जहाँ पे हमारे पास देखिए दफ़ाई सलाहियत भी मौजूद है। हम मैं अगर बेशक, अरब अरब कंट्रीज़ की बात करूँ बेशक। वहाँ पे इकोनॉमिक टेंशन्स भी कोई नहीं है। सो हमारी जो डिवीज़न है, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको दे रही है जो इस वक़्त इस्लाम मुखालिफ बैठे हुए हैं और बेशक, सबसे ज़्यादा नुकसान बेशक। हमारे ही अपनी कंट्रीज़ को दे रही है, हुँ, जो उम्मत मुस्लिमा जो है उसकी यकजहती की हमें ज़रूरत है। सो दिस इज़ द हाई एंड राइट टाइम कि जहाँ ठीक पे है, इन तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को एक-दूसरे के साथ अपनी अलायंस बिल्ड करने की ज़रूरत है, ना कि अगर ठीक है। पाकिस्तान का और बिल्कुल, सऊदीया का, पाकिस्तान बिल्कुल, और टर्किया बिल्कुल, का मुआहिदा बिल्कुल। हो रहा है, तो यूएई बिल्कुल ठीक जाके कह जो रहे है हैं वो आप, इंडिया बिल्कुल। के साथ एक मुआहिदा कर ले। आपने रिलीजियस एंगल से बात की, मैं भी थोड़ा-सा रिलीजियस एंगल से एक सवाल करना चाहूँगी कि काफ़ी काफ़ी अरसे से ये जो है, ये एग्रीमेंट ये जो है, ये पाइपलाइन में था, लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही थी। कहा ये जा रहा है कि मुहर्रम और सफ़र के महीने आने वाले हैं और ईरान में जो है ज़ियारतें होती हैं, जुलूस होते हैं, तो उसकी वजह से जो है फाइनली जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हो रहा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ईरान जो है वो उस पैसे का मोहताज नहीं है जो वहाँ पे विज़िटर्स ज़ियारत के लिए आते हैं या आएँगे। जी, सिमिलरली नहीं, नहीं, मैं पैसों मुझे की ये बात पॉइंट वैसे जो नहीं है कर रही, मैं अकीदत की बात कर रही हूँ कि आपके ख़्याल में रिलिजन रीज़न था इसके पीछे, कि रिलिजियस रिस्पेक्ट रीज़न थी इसके पीछे, ताकि पीसफुली ये सारे रिलिजियस ओकेजन्स जो हैं वो गुज़ारे जा सकें? देखिए इसका प्री मुहर्रम हो जाना बहुत बेहतर था। अदरवाइज़ मैं चूँकि मैं बहुत क्लोज़ली मेरा इंटरैक्शन रहा है अहले तशी अफ़राद के साथ, हमारा उठना-बैठना माय मदर शी बिलॉन्ग्स टू द सेम सेक्ट। ओके, ओके। मुहर्रम, सफ़र और यहाँ तक कि 9 रबीउल अव्वल तक हमने कभी कोई जो है वो नई चीज़ नहीं खरीदी, कोई खुशी नहीं मनाई, कोई खुशी मनाने वाला जो एक वो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज़ नॉट समथिंग वो आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है। ठीक सो है, मुहर्रम सफ़र जो है अगर उसके बाद जाता तो वो काफ़ी डिले में चला जाता, मज़ीद जो है वो 2 ढाई महीने लग जाते। सिमिलरली रिलीजियस एस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो अनडाउटेडली कि एक रिलीजियस जो एलिमेंट है, जैसे मैंने अपने पॉडकास्ट के शुरू में बात की थी कि ईरान इज़ द कंट्री कि जहाँ पे आपको वो एक रिलिजन का एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है, आपको वहाँ पे बेशक, रिलिजन का एलिमेंट सुपरफिशियल नज़र नहीं आता। सो येस, अगर हम उसको रिलीजियस एस्पेक्ट से देखें अनडाउटेडली क्योंकि ये मुहर्रम सफ़र की ज़ियारत और मुहर्रम सफ़र की जो अज़ादारी है, हुँ, वो हुँ, इट हैज़ मतलब वो हमारे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हमारे मोमिन बहन-भाइयों के लिए है। बेशक, सो येस, बेशक। द रिलिजन एस्पेक्ट एंड द एस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट इज़ देयर। लेकिन अगर मैं उसको इस तरीके से देखूँ कि वहाँ पे शायद जो है वो इस पैसे से ईरान को कोई गर्ज़ था तो एब्सोल्यूटली नॉट। बिल्कुल ठीक हो गया। सिद्रा, आपके कीमती वक़्त का और आपके एनालिसिस का बहुत-बहुत शुक्रिया। दिस इज़
All from my side, keep watching Suno Digital. Take care. Allah Hafiz.